अक्सर जाल बिछाना और फिर उनके फंसने का इंतजार करना सही तरीका है। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। उसे शानदार लाभ का लालच दें और फिर हमला करें। हुआ भी कुछ ऐसा ही, जिसका समापन कुछ ही महीनों बाद वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार के रूप में हुआ। नतीजन रूस ने अपने बेड़े को एक ऐसे रास्ते में भेजने का गलत निर्णय लिया जो लंबा और थकाऊ था, और मई 1905 में सुशीमा के युद्ध में रूसी बेड़े को निर्णायक रूप से हरा दिया। यदि आपका दुश्मन खुद ही अपनी कब्र खोदे तो आपको पसीना बहाने की क्या जरूरत है। बहुत से लोग आक्रामकता के जरिए शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। जब आप आक्रामकता को अपनी मुख्य रणनीति के रूप में इस्तेमाल करना जारी रखते हैं तो आपको दुश्मनों की बढ़ती संख्या पर सभी दिशाओं में हमले करने पड़ते हैं। ये थका देने वाला होता है। इस बिंदु पर अब आप पूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं। आप अपने दुश्मनों पर परिणामों की गणना किए बिना प्रतिक्रिया कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप आगे की कई चालों की योजना बनाएं। शक्ति प्रभावी ढंग से कार्य करने से आती है, न कि केवल आक्रामक तरीके से। अक्सर जाल बिछाना और फिर उनके फंसने का इंतजार करना सही तरीका है। जब आप लोगों को अपने पास आने के लिए मजबूर करते हैं तो आप स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं, और ऐसा केवल प्रलोभन देकर किया जा सकता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और क्रोध में आकर कोई काम ना करें। यही तो रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का 8वां नियम कहता है। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। दूसरों को अपने पास आने के लिए प्रेरित करें। यदि जरूरत है तो प्रलोभन का इस्तेमाल करें। अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने पास आने के लिए मजबूर करना हमेशा बेहतर होता है। उसे शानदार लाभ का लालच दें और फिर हमला करें। इस लॉ को हम कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट को अपनी हार के बाद सन 1814 में एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। हालांकि उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था, लेकिन वह अपने करिश्मे और सैन्य कौशल के कारण एक बड़ा खतरा बने रहे। यूरोपीय शक्तियों को डर था कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह फिर से नियंत्रण हासिल कर सकता है। चार्ल्स मैरिस डे टेलीरैंड, जो नेपोलियन के विदेश मंत्री थे, ने महसूस किया कि नेपोलियन को अलग थलग रखना ही काफी नहीं होगा। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो नेपोलियन को सत्ता में वापस लाने का लालच दे और ये सुनिश्चित करे कि यह वापसी अंततः उसके पतन का कारण बने। टेलीरैंड को समझ में आ गया था कि नेपोलियन की महत्वाकांक्षा और अहंकार उसकी कमजोरियां हैं। इन गुणों का इस्तेमाल करके वह नेपोलियन को इस तरह से काम करने के लिए प्रेरित कर सकता था जिससे टेलीरैंड के अपने लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। टेलीरैंड ने एक ऐसा परिदृश्य तैयार किया जिसमें ऐसा लगा कि नेपोलियन के लिए अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त करने का अवसर है। उन्होंने ऐसी घटनाओं की योजनाएं बनाई जिससे नेपोलियन एल्बा द्वीप से बचकर निकल सके और फ्रांस में नायक के रूप में वापस लौटने के अवसर के रूप में प्रस्तुत किया। यह प्रलोभन नेपोलियन के लिए इतना लुभावना था कि उसने एल्बा पर निष्क्रिय रहने की अपनी योजना को त्याग दिया। उसे विश्वास था कि वह फ्रांसीसी लोगों का समर्थन जुटा सकता है जो अभी भी उसका सम्मान करते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। फ्रांस लौटने पर नेपोलियन ने जल्दी ही समर्थन वापस पा लिया और सेना भी इकट्ठा करने में कामयाब हो गया। हालांकि टेलीरैंड ने इस परिणाम का अनुमान लगाया था और जानता था कि फ्रांस आर्थिक रूप से कमजोर था और सैन्य रूप से एक और युद्ध के लिए तैयार नहीं था।
अंततः नेपोलियन की वापसी ने उसे एक बार फिर संघर्ष में धकेल दिया, जिसका समापन कुछ ही महीनों बाद वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार के रूप में हुआ। इस बार उसे सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया, एक बहुत ही दूरस्थ स्थान जहां वह अब कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था। इस उदाहरण में टेलीलैंड ने नेपोलियन को प्रलोभन देकर अपने पास आने में सफलता प्राप्त की। उसकी शक्ति और मान्यता की इच्छा, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां टेलीलैंड ने घटनाओं पर नियंत्रण बनाए रखा, जबकि ये सुनिश्चित किया कि नेपोलियन अपने स्वयं के सर्वोत्तम हितों के विरुद्ध कार्य करे। यह दर्शाता है कि दूसरों को अपने पास लाने से शक्ति संतुलन आपके पक्ष में कैसे बदल सकता है, जबकि इस प्रक्रिया में उनके संसाधन और ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इस लॉ से जुड़ा एक और उदाहरण साल 1905 में रूस और जापान वॉर के संदर्भ में मिलता है। इस युद्ध में जापान को रूस की बड़ी और ताकतवर सेना का सामना करना पड़ा था। हालांकि जापान ने यहाँ पर एक चतुर रणनीति अपनाई। युद्ध की शुरुआत में जापान को पता था कि उसकी नौसेना की ताकत रूस की नौसेना से कमतर है और इससे जीतना मुश्किल है। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए जापान को रूस को ऐसी स्थिति में लाने की जरूरत थी जहां वह कमजोर हो जाए। इसके चलते जापान ने रूस को गुमराह करने के लिए गलत सूचनाओं का अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने अफवाहें फैलाई कि उनकी यानी कि जापान की नौसेनाएं वास्तविकता से कहीं ज्यादा कमजोर हैं और उन्हें आसानी से हराया जा सकता है। इस प्रलोभन ने रूस के अति आत्मविश्वास और त्वरित जीत की इच्छा का फायदा उठाया। इन भ्रामक रणनीतियों के परिणाम स्वरूप रूस को लगा कि वह आसानी से जापान की नौसेना को कुचल सकता है। नतीजन रूस ने अपने बेड़े को एक ऐसे रास्ते में भेजने का गलत निर्णय लिया जो लंबा और थकाऊ था। इस मार्ग का चयन ये सोचकर लिया गया था कि रूसी सेना को कम से कम अवरोध का सामना करना पड़ेगा। रूस को झूठी और भ्रामक खबरों की चाल में फंसाकर इस लंबी यात्रा पर जाने के लिए मजबूर करके जापान ने वास्तविक टकराव से पहले ही अपने दुश्मन की ऊर्जा और मनोबल को प्रभावी ढंग से खत्म कर दिया। आखिरकार जब रूसी नौसेना अपने गंतव्य पर पहुंची तो वह कठिन यात्रा से थक चुकी थी। परिणाम स्वरूप युद्ध में शामिल होने के बाद जापानी सेना ने इस थकावट का भरपूर फायदा उठाया और मई 1905 में सुशीमा के युद्ध में रूसी बेड़े को निर्णायक रूप से हरा दिया। इस जीत ने न केवल जापान की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित किया बल्कि शक्ति गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी चिन्हित किया, क्योंकि ये आधुनिक इतिहास में पहली बार था जब किसी एशियाई देश ने यूरोपीय शक्ति को हराया था। ये उदाहरण लॉ 8 के मूल सिद्धांत को रेखांकित करता है कि आक्रामकता या भावना के आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने की बजाय दूसरों को अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर करके नियंत्रण बनाए रखें। Everything depends on the sweetness of your bait। यदि आपका ट्रैप अट्रैक्टिव है तो ये आपके दुश्मन को अंधा बना देगा और जितना ज़्यादा लालच दोगे दुश्मन उतना ही आपके जाल में फंसता चला जाएगा। 19वीं सदी के दौरान डैनियल ड्रू शेयर की कीमतों में हेरफेर करने की अपनी चालाक रणनीति के लिए जाने जाते थे। ड्रू अक्सर वॉल स्ट्रीट के पास अपने क्लब में अन्य निवेशकों के साथ मिलते जुलते समय कुछ खास शेयरों के बारे में संकेत देता था जिनमें उसकी रुचि थी। उदाहरण के लिए वह लापरवाही से रुमाल निकालता और अनजाने में एक कागज का टुकड़ा गिरा देता जिसमें किसी खास शेयर के बारे में जानकारी होती थी। जब दूसरे निवेशक चुपके से इसे उठाते और देखते थे तो उन्हें लगता था कि ये एक कीमती जानकारी है
और बस इसी आधार पर शेयर को खरीदने और बेचने में जुट जाते थे। उनका ये व्यवहार स्टॉक की कीमतों को ड्रू की इच्छित डायरेक्शन में ले जाता था। इस प्रकार ड्रू बिना आक्रामक रणनीति बनाए ही बाजार पर नियंत्रण रखता था। यदि आपका दुश्मन खुद ही अपनी कब्र खोदे तो आपको पसीना बहाने की क्या जरूरत है। इस सिद्धांत का एक क्लासिक उदाहरण पिक पॉकेटिंग की कला में पाया जाता है। एक कुशल जेब कतरे को पता है कि ध्यान भटकाने से संभावित शिकार अपनी जेब या बैग चेक करते हैं, जिससे चोर के लिए बिना किसी की नज़र में आए चोरी करना आसान हो जाता है। कभी कभी चोर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चेतावनी भरे संकेत बोर्ड जैसे कि जेब कतरों से सावधान रहें खुद ही लगा देते हैं। इसे देखकर राहगीर हड़बड़ी में अपने बटुए और कीमती सामान को चेक करते हैं। बस उनकी यही गलती जेब कतरों के लिए अपने लक्ष्य की पहचान कराना आसान बना देती है। तो अब अंत में ओट्टो वन बिस्मार्क के इस प्रसिद्ध कोट के साथ, When I have laid bait for deer, I don't shoot at the first doe that comes to sniff, but wait until the whole herd has gathered round. जब मैं हिरण के लिए चारा डालता हूँ तो मैं उस पहली हिरनी पर गोली नहीं चलाता जो सूंघने के लिए आती है, बल्कि तब तक इंतजार करता हूँ जब तक कि पूरा झुंड इकट्ठा ना हो जाए। विदा लेते हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका हर छोटे से छोटा कमेंट हमारे लिए अमूल्य है, बेशकीमती है। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी ऐसी ही वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।